नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम शंकर शेष का संपूर्ण परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शंकर शेष का जन्म 2 अक्टूबर 1933 बिलासपुर महाराष्ट्र में हुआ है। मृत्यु 8 अक्टूबर 1981 में हुई है। ठीक है, इनकी भाषा छत्तीसगढ़ी, मराठी एवं हिंदी रह चुकी है। माता का नाम सावित्री देवी और पिता का नाम श्री नागोजी राव या नागोराव, इस तरह का नाम दिया हुआ है। ठीक है, शंकर शेष के भाई बहन, जिसमें भाई है कृष्णराव पहले यानी बड़े भैया वकील थे, बबन राव, बालाजी राव, श्री विष्णु और गोपाल राव। इनकी 3 बहनें भी थी, ऐसा कहा जाता है। एक बहन शादी होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है पहली, और दूसरी 2 जो बहनें थी जल्द ही उनकी कम आयु में मृत्यु होने के कारण उनके नाम मुझे नहीं मिले हैं। ठीक है, इसके बाद इनके गुरु डॉक्टर विनय मोहन जो रह चुके हैं, विवाह इनका 19 दिसंबर 1958 में हुआ है रामचंद्र नारायण अत्रे की कन्या से। ठीक है, इनकी पत्नी सुधा अत्रे यानी सुधा इनके पत्नी का नाम रहा है। शिक्षा इनकी BA 1953 में नागपुर के विश्वविद्यालय में, 1961 में हिंदी मराठी कथा साहित्य का जो तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने किया था, और छत्तीसगढ़ी भाषा शास्त्रीय अध्ययन भी इन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो कार्य किए हैं, जिसमें है 1965 से लेकर 1968 तक के बीच में अनुसंधान अधिकारी के रूप में इन्होंने काम या कार्य किया हुआ है। 1970 से 1974 के बीच मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के सहायक संचालक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। उसके बाद 1974 से 1981 के बीच इन्होंने स्टेट बैंक के केंद्रीय कार्यालय में राज्य भाषा विभाग में मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य किया हुआ है। ठीक है, इनकी रचनाओं में प्रथम आते हैं इनके उपन्यास, जिसमें है 1956 में आता है तेंदू के पत्ते, जो छत्तीसगढ़ी लोगों के जीवन पर आधारित है। लेकिन यह जो कृति है या यह जो रचना है उनकी अनुपलब्ध है। ठीक है, 1971 में चेतना नामक इनका उपन्यास आता है। आधुनिकता के दौर में भ्रष्टाचार का जो बढ़ता प्रकोप है उस पर आधारित ये उपन्यास है। 1972 में खजुराहो की अलका नामक इनका उपन्यास आता है, और यह खजुराहो का शिल्पी और इसकी कथा एक ही है, यानी खजुराहो का शिल्पी इनका एक नाटक है, और इस नाटक की और इस उपन्यास की कथा एक ही है। ठीक है, 1980 में धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र जो अपूर्ण उपन्यास है इनका, और कहा जाता है कि ये भीष्म की आत्मकथा है। ठीक है, अब इनके नाटक देखिए। नाटकों में है 1955 में मृतिकार इनका पहला नाटक आता है। मृति कलाकार यानी जो कलाकार लोग होते हैं उनके जीवन का संघर्ष, उनकी विवशता, यानी कलाकार लोग किस तरह अपनी घर की ज़रूरतें पूर्ण करने के लिए भी किस तरह तड़पते हैं और किस तरह विवश होते हैं और किस तरह संघर्ष करते हैं, इसका चित्रण इस नाटक में हुआ है। ठीक है, 1955 में नई सभ्यता नए नमूने इस नाटक में मिथक के साथ धार्मिक जो कृष्ण कथा है या पौराणिक कथा है उसको आधार बनाकर यथार्थ जीवन का चित्रण लेखक ने किया हुआ है। ठीक है, 1956 में इनका रत्नगर्भा नामक नाटक आता है, जिसमें ईला और सुनील ये जो 2 मुख्य पात्र हैं और इन दोनों के जीवन संघर्ष के साथ प्रेम घृणा का चित्रण भी इसमें मिलता है। 1958 में तिल का ताड़ ये जो इनका नाटक आता है, लेकिन अप्रकाशित है, इन्होंने लिखा है 1958 में, और ये हास्य व्यंग्य शैली में लिखा हुआ नाटक इनका है, और प्रथम हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया ये नाटक इनका कहा जाता है। शंकर शेष के बारे में अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया कि शंकर शेष का प्रथम हास्य व्यंग्य नाटक कौन सा है, तो तिल का ताड़, और प्रथम नाटक कौन सा है, तो मृतिकार। ठीक है,
1958 में बेटों वाला बाप, ये अनुपलब्ध है, ठीक है। इसके बाद 1968 में बिन बाती के दीप, यह इनका नाटक आता है। स्त्री पुरुष संबंधों पर लिखा गया ये इनका नाटक है। 1969 में बंधन अपने अपनी, यह नाटक आता है जिसमें डॉक्टर जयंत जो प्रमुख पात्र है, जिनकी महत्वाकांक्षा पूर्ण जीवन के अंत की ये कथा है, ठीक है। 1970 में खजुराहो का शिल्पी, जैसे मैंने कहा खजुराहो की अलका और खजुराहो का शिल्पी, उपन्यास और नाटक इन दोनों की कथा एक ही है, जिसमें मनुष्य की काम भावनाओं को लेकर उपस्थित होने वाला ये नाटक है। और अलग अलग रंगमंच पर ये नाटक खेला गया है, देश और विदेशों में भी। इस नाटक के कारण शंकर शेष को बहुत प्रसिद्धि भी मिली हुई है, ठीक है। बहुत ही प्रसिद्ध इनका ये नाटक है जो खजुराहो का शिल्पी, ठीक है। उसके बाद 1971 में फंदरी ये नाटक आता है। कहीं कहीं पर ये फंदी ऐसा भी दिया है, आपको देखना है, कहीं पर फंदरी और कहीं पर फंदी ऐसा दिया है। और यह इस नाटक का प्रमुख पात्र है, नायक प्रधान ये जो नाटक है। और इसमें फंदरी के जीवन को लेकर लिखा गया है। पिता का इलाज न कर पाने की जो विवशता है या उनका जो जीवन संघर्ष है, यह इस नाटक में चित्रित हुआ है, ठीक है। फंदरी जीवन को लेकर इस नाटक में लिखा गया है, यानी फंदरी एक नायक है, नायक का नाम है। 1972 में कालजयी इनका ये नाटक आता है, जिसमें स्वतंत्र एवं राजतंत्र के संघर्ष को चित्रित किया गया है, यानी लोकशाही और राजशाही, इसको लेकर लेखक ने लिखा हुआ है। 1975 में अरे मायावी सरोवर, ये इनका नाटक आता है, जो नोटिंग शैली में लिखा गया ये नाटक है, जिसमें पुराण और वर्तमान इन दोनों को आधार बनाकर या दोनों का समन्वय करके इस नाटक की कथा इन्होंने लिखी है, ठीक है। 1976 में कोमल गांधार, इसको मुख्य पृष्ठ भी कहा जाता है कहीं पर। तो कोमल गांधार में महाभारत कालीन जो पौराणिक पात्र है गांधारी के जीवन को लेकर ये नाटक लिखा गया है। 1976 में त्रिभुज का चौथा कोण, 1977 में एक और द्रोणाचार्य, जो कहीं कहीं पर इसका प्रकाशन वर्ष 1971 भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि 1971 ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि संस्करण बाद में बहुत सारे इस नाटक के निकले हैं, एक और द्रोणाचार्य के। तो हो सकता है कि 1977 का एक संस्करण हो, ठीक है। तो प्रथम जो ईस्वी सन हमें मिलता है वही सत्य पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो प्रथम संस्करण होता है या लेखक ने उस काल में इस रचना का निर्माण किया होता है या लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो महाभारत कालीन कथा के वर्तमान कथा को एक साथ सूत्रबद्ध लेखक ने इस नाटक में किया हुआ है। और यह नेट के पाठ्यक्रम में भी रखा हुआ नाटक है, एक और द्रोणाचार्य, जिसको हमने देखा हुआ है, ठीक है। राक्षस 1977 में आता है। इसमें पतन और उत्थान, विध्वंस और विकास, विनाश और शांति के संघर्ष को लेखक ने चित्रित किया है। 1978 में घरौंदा, यह उनका नाटक आता है, जो बम्बई जैसे महानगरों में घर की समस्या मध्यम वर्गों को लेकर किस तरह आती है उसकी कथा इसमें चित्रित की है। यानी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार जब बड़े शहर में जाता है या महानगरीय जीवन में जाता है तो उनको किस तरह का संघर्ष करना पड़ता है, इसका चित्रण इसमें मिलता है। 1982 में रक्त बीज, यह इनका नाटक आता है। उच्च मध्य वर्ग की स्वार्थी संकुचित मनोवृत्ति का चित्रण इस नाटक में किया गया है। 1983 में बाढ़ का पानी, यह उनका नाटक आता है, जिसमें जातिवादी विनाशक बाढ़ पर मानवता का बांध कर उसे सृजन की ओर मोड़ने की जो कथा है उसमें ये चित्रित हुई है, यानी उसे बाढ़ का पानी लेखक ने कहा हुआ है। 1983 में आधी रात के बाद, यानी आधी रात के बाद आर्थिक समस्याओं को लेकर यह नाटक लिखा गया है। यानी आर्थिक समस्याएं अगर बिकट रह गई या गरीबी ज़्यादा हो गई है, पैसे का अभाव ज़्यादा हो गया है, तो व्यक्ति अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुमार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाता है और चोरी चकारी डाके डालना ऐसे खून खराबे आधी रात के बाद ही होते हैं, ऐसा लेखक ने कहा हुआ है। यानी एक तरह से आर्थिक समस्याओं का परिणाम किस तरह समाज पर होता है, इसका चित्रण इस नाटक में किया गया है। 1983 में पोस्टर, यह इनका नाटक आता है, जो कीर्तन शैली जैसे
महाराष्ट्र में कीर्तन शैली यह बहुत ही प्रसिद्ध है और उसी शैली को लेकर लेखक ने ये पोस्टर नाटक लिखा है। चेहरे 1983 में आता है। यथार्थवादी नाटक है। इस नाटक में हर कोई अपने अपने मुखौटे लेकर बनावटी या नाटकीय शैली में जीता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। ऊपर से एक और भीतर से एक, इस तरह का जीवन व्यक्ति का हो चुका है और इस मुखौटे को लेकर लेखक ने इस चेहरे नामक नाटक में लिखा हुआ है। 1973 में ये नाटक का क्रम मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये 2 बाल नाटक है, जिसमें दर्दे का इलाज बाल नाटक है और 1973 में जो मिठाई की चोरी यह भी उनका बाल नाटक है। अर्थात शंकर शेष ने 2 बाल नाटक लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद लेखक के जो एकांकी संग्रह आते हैं, जिसमें है 1957 में विवाह मंडप, 1958 में हिंदी का भूत, 1979 में एक प्याला काफ़ी था और 1981 में अजायब घर। यह इनके एकांकी संग्रह आते हैं। जिसके बाद प्रमुख एकांकियों के नाम पुलिया, सुगंध, प्रतीक्षा, अफसनामा, कालिया। ठीक है, इसके बाद अनुवाद इन्होंने बहुत सारे किए हैं मराठी के हिंदी में, जिसमें है 1959 में आया हुआ दूर के दीप। मराठी के लेखक जो प्रसिद्ध है विवा शिरवाडकर, जिनके दूरचे दिवे नाटक का अनुवाद है यह दूर के द्वीप। ठीक है, 1972 में और एक गारबो, यह इनकी अनुवादित पुस्तक है ऐसा कहा जाता है, जिसमें मराठी महेश एलकुंचवार की रचना का अनुवाद इसी नाम से, और एक गारबो इसी नाम से इनकी रचना है और उसी का अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया हुआ है, मराठी से हिंदी में। 1973 में चल मेरे कद्दू ठुमुक ठुमुक, मराठी के अच्युत वझे जो लेखक हैं उनका नाटक है चल रे भोपळ्या टुनुक टुनुक। इस नाटक का अनुवाद इन्होंने चल रे कद्दू ठुमुक ठुमुक इस तरह किया हुआ है। 1981 में पंचतंत्र, मराठी के लेखक श्री माधव साखर दांडे की किताब का अनुवाद है ये पंचतंत्र। ठीक है, फिल्मी पटकथा भी इन्होंने लिखी है। इसमें है 1978 में घरोंदा घुटन, 1979 में दरिया, सुगंध। ठीक है, समीक्षात्मक किताबें या अनुसंधानात्मक उनकी जो कृतियाँ हैं उसमें है 1961 में आती है उनकी हिंदी और मराठी कथा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन। 1965 में छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन। 1967 में आदिम जाति शब्द संग्रह एवं भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, अंधेर नगरी एक दृष्टिकोण, सूरदास के काव्य में वियोग, सूरदास के काव्य में कला पक्ष, विद्यापति के काव्य में राधा, गीति काव्य परंपरा और विद्यापति, सूरदास के काव्य में संयोग। और 1978 में इनका एक यात्रा वृत्तांत आता है, ए पार बंगला और ओ पार बंगला। ठीक है, विशेष इनके बारे में कि मोहन राकेश के बाद की जो पीढ़ी है नाटक साहित्य में या नाटक का उद्भव और विकास में इनका विशेष योगदान है शंकर शेष का, क्योंकि ये मोहन राकेश के बाद की पीढ़ी को चलाने वाले नाटककार है और महत्वपूर्ण इनका जो स्थान उस काल में रहा है। समकालीन जीवन की ज्वलंत समस्याओं से जूझते व्यक्ति की त्रासदी का चित्रण इसमें या इनके रचनाओं में इन्होंने अपने किया हुआ है। ठीक है, तो ये शंकर शेष का विशेष रूप से नाटककार के रूप में इनको ख्याति मिली हुई है और इनका ये संपूर्ण परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और किस रचनाकार का आपको पूर्ण परिचय चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि मैं उन लेखकों पर या उन कवियों पर, उन लेखिकाओं पर जो वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।